ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम समास पढ़ेंगे। वैसे हम समास पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 समास हम पढ़ चुके हैं, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। अब हमारे जो शेष बचे हुए हैं उन्हें पूरा करेंगे। तो उसमें पहले पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की जो व्याख्या दी जाती है वो व्याख्या क्या है? उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः, यानी उत्तर पद जो प्रधान है वही तत्पुरुष कहलाता है। अब मैं पहले थोड़ा सा लिख दूं, लिख करके फिर मैं आपको समझाऊंगी तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्या व्याख्या दी जाती है इसके लिए कि उत्तर पदार्थ प्रधानस्य प्रधानस तत्पुरुषः। तो उत्तर पदार्थ, पदार्थ यानी पद प्रधान है वह तत्पुरुष है, अर्थात जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष कहलाता है। और आप जानते ही हैं कि जब हम समास करते हैं तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पद होते हैं। तो इसमें प्रथम पद जो होता है वो दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। तो प्रथम पद जो है वो विशेषण के रूप में कार्य करता है और उत्तर पद जो है विशेष या विशेष्य के रूप में कार्य करता है। तो विशेष्य होने के कारण उत्तर पद उसी की ज़्यादा प्रधानता होती है। तो मैं परिभाषा लिख देती हूँ। इसमें प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। और वह यानी प्रथम पद विशेषण का कार्य करता है। दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। विशेष्य होने के कारण दूसरे पद की प्रधानता होती है। यही आपका जो इसमें बताया गया है वो भी यही अर्थ है। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है और वह विशेषण का कार्य करता है। विशेषता बतलाने के कारण वो विशेषण कहलाएगा। जो भी विशेषता बतलाता है वही विशेषण कहलाता है। और दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है, क्योंकि उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, इस कारण वो विशेष्य हो गया। तो विशेष्य होने के कारण इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। यही आपका इसमें भी दिया गया है अर्थ। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और मैं बताऊं, जो ये तत्पुरुष समास है इसमें इसके 2 भेद होते हैं। प्रथम भेद में क्या है कि इसमें पहला पद जो होता है उसकी विभक्ति अलग होती है और दूसरे पद की
अलग होती है। तो दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती हैं, और दूसरे भेद में क्या होता है, दोनों पदों में समान विभक्ति होती हैं। अब मैं इसको भी लिख देती हूँ। तत्पुरुष के दो भेद होते हैं। नंबर 1, समानाधिकरण। दूसरा होता है व्यधिकरण। तो समानाधिकरण जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हो, जिसमें समान अधिकरण होता है। समान यानी दोनों की विभक्ति समान होती है। इसमें दोनों का अधिकरण समान होता है। समान यानी एक ही होता है। अच्छा, अधिकरण तो आप जानते हैं, आपने ये पढ़े हैं विभक्तियां, प्रथम द्वितीय तृतीया। तो अधिकरण सप्तमी विभक्ति, अधिकरण यानी जिस स्थान विशेष पर कार्य होता है वह अधिकरण कहलाता है। तो समान है अधिकरण जिसके, यानी एक वस्तु जिस स्थान पर होगी दूसरी भी उसी स्थान पर होगी, अधिकरण वही हो गया। तो समान है दोनों के अधिकरण। मान लिया एक चीज जा रही है तो उसकी साथ साथ जाएगी। अब इसका उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे कृष्णाः सर्पः। तो यह कृष्ण काला, सर्पः सांप, ये आप जानते हो। तो काला सांप, कृष्ण शब्द जो है सर्प, दूसरे पद जो सर्प है उसकी विशेषता बता रहा है। तो कृष्ण क्या हो गया, विशेषण हो गया, और सर्पः विशेष्य हो गया। तो आप देखिए, जहां जहां सांप जाएगा वहां वहां उसका कालापन भी जाएगा, है ना। तो दोनों पदों में समान विभक्ति हो गई, और दोनों का अधिकरण भी एक हो गया, यानी दोनों एक ही स्थान पर टिकेंगे। जहां सांप जाएगा उसका कालापन उससे अलग नहीं होगा। तो इनका समान अधिकरण हो गया। आप एक सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं कि दोनों में समान विभक्ति होती है, वो समानाधिकरण कहलाता है। इसके साथ मैं अव्यधिकरण का बताऊंगी। ऊपर से मिटा रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो ये दूसरा है आपका व्यधिकरण भेद। व्यधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष का दूसरा भेद। तो व्यधिकरण यानी जो समान नहीं है, जिसमें दोनों पदों में समान विभक्ति नहीं होती है, वो व्यधिकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण दूंगी मैं, पहले परिभाषा बता देती हूँ। दोनों पदों में या दोनों पदों का, ऐसे लेके चलो, दोनों पदों का अधिकरण समान नहीं होता। वह कहलाता है आपका व्यधिकरण। व्यधि का अर्थ होता है अलग अलग होना। जैसे उदाहरण मैं बताती हूँ, राज्ञः
पुरुषः। राज्ञः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है और पुरुषा में प्रथमा विभक्ति है। तो दोनों में अलग अलग विभक्ति हो गई हैं। साधारण परिचय तो यही है जिसे आप आसानी से जान सकते हैं, लेकिन अधिकरण भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जब इसमें नाम के साथ दिया गया है तो उस नाम का परिचय हमें पूरी तरह से होना चाहिए। तो दोनों का अधिकरण समान नहीं है, यानी जहां पुरुष जाएगा वहां उसका राज्यत्व नहीं जाएगा। मान लीजिए कोई पुरुष है, वो राजा का पुरुष है। राजपुरुष का, राज्य पुरुष का अर्थ क्या होता है? राजा का पुरुष। तो इसका समास हो जाएगा राज पुरुषः। ठीक है, ये इसका हो गया। और कृष्ण सर्पा का हो जाएगा कृष्ण सर्पः। ये मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने समास पढ़ाना शुरू किया था, कि जब हम समास करते हैं, समस्त पद बनाते हैं, तो विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्ति छिप जाती है। तो देखिए इसमें प्रथम पुरुष की विभक्ति छिप गई है, यहाँ भी प्रथम की छिप गई है, और आवश्यकता अनुसार वो आपको साथ साथ बताया जाता है कि बाद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि दो पद होते हैं या दो से ज़्यादा भी होते हैं, तो हमें उसी के अनुसार ही विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका बता रही थी मैं कि राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। अब पुरुष है वो राजा का है, लेकिन पुरुष जहाँ जहाँ जाएगा तो क्या उसका राजत्व भी साथ साथ जाएगा? अब बताइए, जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पुरुष अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन जब वो राज दरबार में होगा तो वहाँ वो राजा का पुरुष कहलाएगा। मान लीजिए वो अपने किसी मित्र के पास अतिथि बन करके जाता है कहीं भी, या किसी के भी पास जाता है, तो उसका राजा तो नहीं जाएगा, वहाँ वो एक पुरुष के रूप में जाएगा। तो दोनों का अधिकरण समान नहीं है, दोनों का एक साथ चलना नहीं होगा। जैसे सांप के साथ कालापन उसका निश्चित रूप से जाना है, लेकिन व्यधिकरण में ऐसा नहीं होता। इसी कारण ये व्यधिकरण का उदाहरण कहलाता है। अच्छा, अब तत्पुरुष के इस तरह से कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अच्छा, व्यधिकरण जो है, हम व्यधिकरण तत्पुरुष का भेद, इसे मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। ये प्रथमा को छोड़कर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन 7 विभक्तियों के साथ चलता है। यानी प्रथम पद द्वितीया से सप्तमी तक किसी एक की हो सकती है, और अंतिम पद जो है वो अलग विभक्ति का होगा, यही बताया गया व्यधिकरण। तो उसे हम तत्पुरुष के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन समानाधिकरण जो आपका ये व्यधिकरण जो समास है, व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत अभी मैं पढ़ाऊंगी, और समानाधिकरण जो है वो कर्मधारय समास का ही, मतलब समानाधिकरण का ही एक भेद है, कर्मधारय समास। और कर्मधारय का ही समास, कर्मधारय समास का ही एक भेद है आपका द्विगु समास। तो इस तरह से आप देखें तो आपका कर्मधारय और द्विगु जो है, तत्पुरुष का जो समानाधिकरण है, इसी के ही भेद हैं। उन्हें हम, हालांकि आते इसी के अंतर्गत हैं, तो इस तरह से तो हमारे कुल 4 समास बैठते हैं: अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन वो दोनों जो समास हैं, कर्मधारय और द्विगु, वो समानाधिकरण का ही एक रूप है। इस कारण वो आते इसी के भेद में है, लेकिन उन्हें हम फिर भी स्वतंत्र रूप में पढ़ेंगे। मैं समानाधिकरण का वर्णन इस वाले तत्पुरुष में इसलिए नहीं करूंगी, उन्हें मैं द्विगु के रूप में और कर्मधारय के रूप में ही आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप इसको फटाफट नोट कर लें, और फिर मैं आपको इसे रफ करूंगी, तब मैं फिर आपको क्रम से आपको पढ़ाना शुरू करूंगी। तो तत्पुरुष का सबसे पहला जो है, हम द्वितीय तत्पुरुष पढ़ेंगे। तो ये व्यधिकरण का भेद है। द्वितीय यानी जिस समास का प्रथम पद द्वितीयांत हो
वह द्वितीय या द्वितीय भी आप कर सकते हो, बात वही है। द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। तो दो पद हैं, प्रथम पद द्वितीय विभक्ति वाला है, द्वितीयांत यानी द्वितीय विभक्ति से अंत है जिसका, वो द्वितीयांत कहलाता है। जैसे कृष्णम श्रितः। अब आप खुद देखिए, कृष्णम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। और श्रितः जो है वो प्रथमा विभक्ति का है। जब आप इसे समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद बनने में आपकी द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाएगा, बन जाएगा क्या? कृष्ण श्रितः। द्वितीय विभक्ति का लोप होगा, अंतिम पद की विभक्ति का लोप नहीं होगा। इस तरह से इसके रूप बनेंगे। कृष्ण श्रितः कूपम पतितः। कूपम में द्वितीय विभक्ति है, पतितः प्रथमा विभक्ति का है। तो जब आप इसे समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कूप पतितः। पतिता का पा भी तो आएगा भाई, कूप पतितः। इस तरह से इसका रूप बनेंगे। तो ये जो है द्वितीय विभक्ति का समास कुछ ही ज्यादा शब्दों में नहीं, कुछ शब्दों में यूज होता है। जैसे आश्रितः, पतितः, गतः, प्राप्तः, श्रितः और आश्रितः एक ही उसमें है। श्रितः पतितः आपन्नः। जब द्वितीयांतक शब्दों की इन शब्दों के साथ और भी हैं एक दो, ये नहीं बता रही हूँ मैं कि सिर्फ यही है, और भी हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है, दो एक शब्द और होंगे जो हो सकता है मुझसे छूट गए हो। तो इनके साथ जब इनका समास होता है तो द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है और ये द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। तो अधिकतर इन शब्दों के साथ इनका समास होता है, द्वितीयांतक शब्दों का। ठीक है। अब इसके बाद और भी कुछ शब्द हैं, मैं उन्हें भी बता देती हूँ। आप इसे फटाफट नोट करें, मुझे थोड़ा सा रफ करना होगा क्योंकि जगह नहीं है लिखने के लिए। द्वितीय तत्पुरुष जो और किस किस के साथ भी हो सकता है, जैसे गमी। गमी के साथ द्वितीयांतक शब्दों या पदों का समास होता है। वो जो मैंने बताए थे उसके अलावा है ये। जैसे ग्रामम गमी। तो ग्रामम में द्वितीय है, द्वितीयांतक शब्द है, और गमी आ गया आपका। तो जब इसका समास करेंगे तो क्या बनेगा? ग्राम गमी, यानी गांव को गमी जाने वाला। ठीक है। ऐसे ही इसी का ही उदाहरण है अन्नम बुभुक्षः। अन्न के लिए भूखा, तो अन्नम में क्या आ गया? द्वितीय विभक्ति आ गई है यहाँ। और बुभुक्षः, तो जब इसे करोगे आप हो जाएगा समास अन्न बुभुक्षः। इस तरह से ये आपका गमी के साथ
और बुभुक्षा आदि के साथ भी द्वितीयांतक शब्दों का समास होता है। उसके साथ और भी हैं, जैसे कालवाची शब्द हैं। कालवाची जो शब्द होते हैं उनके साथ भी द्वितीयांतक शब्दों का, कालवाची शब्दों के साथ द्वितीयांतक शब्दों या पदों, एक ही बात है, शब्दों का समास होता है और ये द्वितीय समास के ही अंतर्गत आएगा। जैसे द्वितीय वाला द्वितीयांतक शब्दों के साथ जिन जिन के साथ हुई थी वो मैंने बताया। उसके साथ फिर आपका ये गमी शब्दों के साथ भी द्वितीयांतक शब्दों का समास होता है। ऐसे ही कालवाची जो शब्द होते हैं उनके साथ भी, जो द्वितीयांतक शब्द है कालवाची, उनके साथ भी ये समास होता है। जैसे मासम प्रमितः। अब मासम, मासम में द्वितीय विभक्ति है ना। मास कैसा शब्द है, मास यानी महीना, आप मास पढ़ते हो, कालवाची शब्द है, तो इसके साथ भी आपका ये द्वितीय समास होगा। जब इसे आप समस्त पद बनाएगा तो बनेगा मास प्रमितः। ठीक है। और भी थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ, इसको मिटा दूं। जो कालवाची, कालवाची अभी आपने बताया था वो साधारण कालवाची, लेकिन एक कालवाची कैसे होते हैं जो अत्यंत संयोग दिखाते हैं। अत्यंत यानी बहुत ज्यादा समीपता। कालवाची अत्यंत संयोग वाले द्वितीयांतक शब्दों के साथ तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण दूंगी तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। मुहूर्तम सुखम, तो मुहूर्तम में द्वितीय है, सुखम तो हो जाएगा आपका द्वितीयांतक शब्द है। और मुहूर्त क्या दिखा रहा है, मुहूर्त यानी कालवाची है, मुहूर्त यानी एक समय बहुत ही नजदीकी। कालवाची तो है लेकिन अत्यंत संयोगी, यानी एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए, एक मुहूर्त के लिए, है ना। तो अत्यंत संयोगी दिखा रहा है और द्वितीयांतक शब्द भी है, द्वितीय विभक्ति भी इसके साथ लगी हुई है। तो इस नियम के अनुसार इसमें भी हमारा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष होगा। अब आप इसे समस्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगा, मुहूर्त सुखम। ठीक है, तो मुहूर्तम सुखम इति मुहूर्त सुखम, इस तरह से इसकी द्वितीय विभक्ति का लोप हो गया। तो ये तो आपकी द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है। अब हम तृतीय का पढ़ेंगे, इसे फटाफट नोट करें और मैं इसको फिर मिटा देती हूँ। अब पढ़ेंगे हम तृतीय तत्पुरुष समास। इस समास में क्या होता है, प्रथम पद जो होता है वो क्या होगा, तृतीय विभक्ति का होगा।
इसमें प्रथम पद तृतीय विभक्ति का होगा नहीं, होता है, निश्चित है, ये होता है, तभी तो वह तृतीय तत्पुरुष कहलाता है। जैसे, और प्रथम पद तो तृतीय का होगा, द्वितीय पद जो है वो प्रथमा विभक्ति का होगा। दोनों पदों की अलग अलग विभक्ति हो जाएंगी। अब उदाहरण आप देखेंगे, जैसे हरिणा त्रातः। हरिणा कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति, एक वचन है और प्रथम पद हो गया इस संधि के नियम के अनुसार तृतीय विभक्ति का। त्रातः डरा हुआ, हरिण से डरा हुआ। अब इसे आप समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हरि त्रातः, हरिण त्रातः। हरिण त्रातः हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का आपका यहाँ लोप हो गया है। इसी तरह से और भी नखई भिन्नः, बहुत सारे उदाहरण हैं। जब आप अपनी ये अभ्यास करने के लिए व्याकरण वाली किताब खोलोगे, आपकी किताबों में पीछे सारी व्याकरण दी हुई होती है, व्याकरण भाग होता है, तो उसमें से देख कर करेंगे तो बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। और जब आप पढ़ते भी हैं, अपने जो कोर्स वाली किताबें हैं उन्हें पढ़ते हैं, उनके बीच बीच में इस टाइप के बहुत उदाहरण आते हैं आपके, जो चाहे समास हो चाहे संधि हो, हर चीज़ के उदाहरण आते हैं। तो आप उन्हें मार्क करें और उसकी प्रैक्टिस करें, तो इससे आपकी व्याकरण और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। नखई भिन्नः, नखई यानी नखों से, भिन्नः भिन्न क्या हुआ? काटा, चीरा हुआ। तो नखई में क्या है? तृतीय विभक्ति है, बहुवचन। तो यहाँ जब आप इसे समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा नख भिन्नः। तो यहाँ तृतीय विभक्ति का लोप होने के कारण आपका ये तृतीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब उसके बाद आता है आपका चतुर्थी। अच्छा, ये मैं चतुर्थी तत्पुरुष पढ़ाने से पहले थोड़ा सा और बता दूं, ये तृतीय तत्पुरुष जो आपके कॉमन है वो है। इसके अलावा भी तृतीय तत्पुरुष और शब्दों के साथ भी होता है, मैं उनको भी जरा बताना चाहूंगी, क्योंकि आपको आगे भी जरूरत इनकी पड़ सकती है। हायर एजुकेशन में सारी चीजें पढ़ चाहिए होती हैं। जैसे पूर्व शब्द, सम, सदृश, कलह, निपुण, मिश्र, मिश्र, ऊन और लक्षण, ये शब्द और इनके ही अर्थ रखने वाले अन्य शब्द, इन्हीं का ही अर्थ रखने वाले, और दूसरे भी शब्द हो सकते हैं, अर्थ इनका वही निकले, शब्द भले ही अलग हो जाएं, तो अर्थ रखने वाले अन्य शब्दों का तृतीयांतक शब्दों के साथ समास होता है। यानी जो मैंने अभी पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि जो अभी हमने पहले बताए थे कि तृतीय विभक्ति वाले जो शब्द हैं उनके साथ तो तृतीय समास होना ही होना है, तत्पुरुष समास। लेकिन उसके अलावा भी ये जो शब्द दिए गए हैं, इनके ही ये शब्द और इनके ही अर्थ वाले जो दूसरे शब्द होंगे उनके साथ भी जो तृतीयांतक समाप्त, तृतीय विभक्ति से समाप्त होने वाले शब्द हैं उनका समास होता है, जो तृतीय तत्पुरुष कहलाता है। तो ये पूर्व, पहले, सम, समान, सदृश भी समान है। कलह जानते हो, झगड़ा, निपुण, निपुण होना, कुशल होना। मिश्र, मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ, मिश्रित रूप।
ऊन, ऊन मीन्स कम, और सुलक्षण यानी जो चिकना, चिकने के साथ जो तृतीयांतक शब्द का समास होगा वो तृतीय तत्पुरुष कहलाएगा। अब मैं उनका उदाहरण आपको दे देती हूँ, हालांकि आपकी किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी एक एक दो दो उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ तो आपको समझने में दिक्कत ना आए। जैसे मासेन पूर्वहा, तो मासेन क्या है, तृतीय विभक्ति का है, पूर्वहा के साथ आया है, तो जब से समास करोगे हो जाएगा मास पूर्वहा। ऐसे ही सम, मात्रा सम, तो हो जाएगा मातृ सम। और सदृश्य का भी वही है, पित्र सदृश्य आप कर सकते हो, तो पितृ तो कर ही देती हूं मैं, पित्रा सदृश्य तो हो जाएगा आपका पितृ सदृशः। ठीक है, इस तरह से सारे उदाहरण आते चलेंगे। निपुण, आचरणेन निपुण, तो हो जाएगा आचरण निपुण। तो देखिए सारे तृतीय विभक्ति के पद हैं, इनके साथ विभक्ति हो रही है। उसके बाद है आपका मिश्रहा। मिश्रा का देखेंगे, गुणेन मिश्रहा, गुण जानते हो आप, गुण से के साथ मिला हुआ तो हो जाएगा गुण मिश्रहा। ठीक है, उसके बाद आपका ऊन आता है, ऊनम, तो ऊनम धान्येन ऊनम हो जाएगा धान्यों, ये भी संधि भी आ जाएगी देखिए साथ में, धान्यों ऊनम, गुण संधि आ गई है। अब श्लक्षण, अब मैं थोड़ा सा मिटा रही हूँ, आपको तभी दिखाई देगा क्योंकि जगह ही नहीं बची है, यहाँ तो बहुत सारे उदाहरण हो गए हैं। कुट्टेन कुट्टेन श्लक्षण हो जाएगा कुट श्लक्षण, यानी कुट में ना कूटने से, श्लक्षण चिकना हुआ, जो कूटने से चिकना हो गया वो कुट श्लक्षण कहलाएगा। तो यहाँ भी तृतीय विभक्ति। तो इन्हीं के अर्थ रखने वाले और भी जो शब्द आएंगे उनके साथ भी आपका तृतीय समास आपको इसी तरह से करना है। ध्यान से इस काम को करेंगे, बहुत आसान है। बस एक बार इन चीजों को दिमाग में, जैसे मैंने बहुत सारे ये आपको बताए थे शब्द, इन शब्दों को दिमाग में बिठा लो। दिमाग में आपने एक बार बिठा लिया, अपनी फिंगर टिप्स पे उनको गिन लिया कि 6 बैठ रहे हैं, 7 बैठे हैं, कौन कौन से हैं, तो बहुत आसानी से तुम्हें याद हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत आसान समास है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम किसी भी चीज को जब ध्यान से समझ के कर लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। और अगर बाई चांस कोई दिक्कत आ भी जाती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर समस्या का निदान करूंगी। ठीक है, तो इसे आप फटाफट करें। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब पढ़ेंगे हम चतुर्थ समास, तत्पुरुष समास। चतुर्थ तत्पुरुष समास। हालांकि अब आपको ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होगी, आसानी से सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक बार जो समझ में आ गया वही सारा अंत तक चल रहा है। बस उदाहरण थोड़े देखने पड़ते हैं जिसमें
चतुर्थी विभक्ति में प्रथम पद होता है वहां, इसे आप चतुर्थी तत्पुरुष से चतुर्थी तत्पुरुष करें। चतुर्थी तत्पुरुष वहां चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे युपाय दारू। अब युपाय का अंतिम वर्ण क्या है, कौन सी विभक्ति है? युपाय में चतुर्थी विभक्ति है और दारू प्रथमा विभक्ति का है, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति का लोप होगा, हो जाएगा आपका यूप दारू। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति का लोप होने के कारण ये चतुर्थी तत्पुरुष समास आपका बनता है। अच्छा, ये भाई आपका चतुर्थी का पूरा हुआ, इसमें विसर्ग नहीं लगेंगे पीछे, तो आपका युपाय दारू से युप दारू बन गया है, ये चतुर्थी का है। ऐसे ही आप और बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे कुंभाय मृतिका, तो कुंभ मृतिका हो जाएगा। एक बार चलो लिख देती हूँ मैं, कुंभाय, कुंभ जानते हो, घड़ा, घड़े के लिए, मृतिका मिट्टी, तो इसमें कुंभाय में चतुर्थी विभक्ति है, इसे समस्त पद बनाओगे तो हो जाएगा कुंभ मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी। तो ये आपका एक और उदाहरण मैंने लिख दिया है। इसी के साथ आपके अभी षष्ठी और सप्तमी, नहीं पंचमी भी बचा है, पंचमी षष्ठी सप्तमी, 3 और भेद रह गए हैं। मैं उन तीनों भेदों को भी आपको अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। आज के लिए इतना ही बहुत है, इसके साथ ही धन्यवाद।